चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी कि पिछले कक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग भूगोल की इस यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हैं। SPPA ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग भूगोल की यात्रा में हैं। भूगोल की यात्रा की पिछला एपिसोड जो था वो हम लोग शुरू किए थे भारत संसाधन एवं इसके उपयोग से। इसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ा, संसाधन के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और फिर संसाधन के संरक्षण के बारे में भी चर्चा किया था। फिर हम लोगों ने इसी में अलग अलग तरह के संसाधन के बारे में जिक्र करना शुरू किया और इसी के क्रम में हमने भूमि संसाधन के बारे में चर्चा किया। भूमि संसाधन, मृदा के बारे में चर्चा किया, तमाम तरह के मृदा के प्रकारों के बारे में चर्चा किया, मृदा संरक्षण के बारे में चर्चा किया और किस मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में है और इस पर कौन कौन सी फसल उपजती है, इस पर विस्तार से चर्चा किया था। इसके बाद हम लोगों ने जल संसाधन पर चर्चा किया, जल संसाधन के मानव जीवन में महत्व पर चर्चा किया और फिर चर्चा किया नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी जल संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है और इससे बचने के क्या सब उपाय सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए और किया जा रहा है और हम लोगों की क्या जिम्मेवारी है, इस पर भी हम लोगों ने बराबर चर्चा किया है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिस संसाधन पर चर्चा करेंगे, वह न सिर्फ हमारा एक ऐसा दोस्त है जो न सिर्फ जीवित रहने तक हमारा साथ देता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी वो हमारा बखूबी साथ निभाता है। जी, वो जो संसाधन है वो है वन एवं वन्यजीव संसाधन। सबसे पहला है, जब वन की चर्चा हुई तो वन क्या है? तो वन दरअसल इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो वह बड़े भूभाग जो वृक्षों से आच्छादित है या वृक्षों से ढका हुआ है, वो भूभाग क्या कहलाता है? वन कहलाता है। ठीक है। अब वनों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे। आप जानते हैं कि वन से हम लोग ईंधन के रूप में लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। वन वर्षा कराने में सहायक होता है। हम जो सांस लेते हैं, हवा वगैरह, इन सब में हवा और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो संतुलन होता है उसके लिए वन जो है बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा इमारती लकड़ियाँ और फर्नीचर वगैरह बनाने में भी वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हम लोग थोड़ा अलग चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी वनों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ये बिल्कुल आपके लिए नया शब्द है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो आइए समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इस शब्द का जिक्र किया था A.G. टांसले ने। आपको याद रखना है, A.G. टांसले, आपके सिलेबस से A.G. टांसले या टांसले कह सकते हैं। A.G. टांसले ने 1935 में इसका जिक्र किया था। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि आपके बुक के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के लिए आप याद कर सकते हैं। A.G. टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जिक्र किया था और उन्होंने समझाया था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग समझें, इकोसिस्टम को हम लोग समझें, उससे पहले ज़रा गौर करते हैं अपने समाज पर। हम लोग गांव या शहर में रहते हैं। यहाँ एक सोसाइटी होता है जिसमें सभी लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। लोग एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार होता है, एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के साथ मदद, शारीरिक मदद होता है, आर्थिक मदद होता है, तभी जाके एक समाज का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, जैविक व अजैविक, इनके बीच में भी एक कनेक्शन है और यही कनेक्शन, जो इसी कनेक्शन से जिस सिस्टम का निर्माण हो रहा है वही सिस्टम है ना, इकोसिस्टम कहलाता है। अब कहेंगे आपको समझ में नहीं आया कनेक्शन कैसा? बिल्कुल नहीं आया होगा, तो इससे विस्तार में चलते हैं ज़रा।
तो मैंने कहा इकोसिस्टम पृथ्वी पर उपस्थित जैव और अजैव पदार्थों, जैव और अजैव घटकों के बीच की अन्योन क्रिया से उत्पन्न सिस्टम है। तो इसमें देखते हैं जैव और अजैव। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ये जैव क्या है, ये अजैव क्या है ना। तो जैव पदार्थ सबसे पहले अजैव में देख लेते हैं। अजैव में दो उदाहरण हमारे पास हैं, एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। दूसरा है अकार्बनिक। फिर समझ में नहीं आया सर कार्बनिक वार्बनिक क्या बोल रहे हैं, और तोड़ते हैं इसको। कार्बनिक में अगर आप आएंगे तो इसमें जो हमारे शरीर का पोषक तत्व है ना, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अकार्बनिक में चलेंगे हम लोग तो इसमें आ जाएंगे ये जो मृदा हम लोग पढ़े हैं, ये जो जल है, ये जो चट्टान है, ये सभी अकार्बनिक पदार्थों में आ जाते हैं। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। जैव, जैव मतलब जिसमें जीवन है। ये मुख्यतः इसके 3 स्तर हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। तीसरा है अपघटक। अब एक एक करके समझते हैं। उत्पादक, इसके अंतर्गत दरअसल पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक समझ में आ गया। उपभोक्ता, उपभोक्ता मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, इसमें भी दो तरह के हैं। एक है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये चीजें समझ में नहीं आए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता क्या हुआ, बिल्कुल समझा रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये अपना जीवन यापन जो करता है ना, ये यहाँ से करता है, मतलब सीधे सीधे पेड़ पौधों को खा करके ये एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। उदाहरण जैसे कि बकरी, भैंस, गाय, हिरन, खरगोश वगैरह वगैरह। आपके मन में अब तो बहुत सारा उदाहरण आ रहा होगा। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए, मतलब शाकाहारी जितने भी हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये है मांसाहारी, और इसका जो आजीविका होता है ये किस पर डिपेंडेंट होता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर डिपेंड है और द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यही यहाँ पे इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। देखिए एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है। अभी और कनेक्शन आपको दिखाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं तो द्वितीयक उपभोक्ता में हम लोग भी आते हैं। तीसरा है अपघटक। अपघटक में इसके अंतर्गत जनरली क्या आता है, जीवाणु, इंग्लिश में बोले तो बैक्टीरिया। सर इसका क्या काम होगा, इसका काम है हमारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, हम लोग जितना अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करते हैं, वो सभी अपशिष्ट पदार्थ को जीवाणु क्या करता है, अपघटित करके फिर से अजैव जो घटक है उसमें बदल देता है। नहीं समझ में आया, थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। हम लोग जो मलमूत्र त्याग करते हैं या पेड़ पौधे पत्ते त्याग करते हैं, या हम लोग तमाम तरह के भोजन वगैरह सामग्री फेंक देते हैं, या कोई जानवर मर जाता है, आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाता है, किसका काम है, ये जीवाणु।
जीवाणु उसको अपघटित कर देती है और सड़ने के बाद क्या होता है, वो कहाँ जाता है, मिट्टी बन जाता है। और मिट्टी क्या है मिट्टी, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से चला था, यहाँ आ गया, मिट्टी बन गया, कार्बनिक घटक में आ गया। देख रहे हैं किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। और फिर मृदा पे पेड़ पौधे उगते हैं, जल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये जो इकोसिस्टम है ना, ये जो इकोसिस्टम का समाज है, इसमें सभी जीव जंतु और जो अजैब चीज़ें हैं, हवा वगैरह, वायुमंडल वगैरह भी कार्बनिक में होता है, ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेड है। और यहाँ एक भी चक्र, पोलियो का नहीं अभियान है कि एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, ठीक उसी तरह से है। इसमें से एक भी कनेक्शन टूटेगा तो इकोसिस्टम खराब होगा और पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि पेड़ बचाने की बात हो रहा है, जीवों को बचा, मतलब शेर बाघ को भी बचाने की बात होता है। कभी कभी आपको आश्चर्य लगता होगा, यही सब जैव विविधता क्यों जरूरी है। अब इकोसिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम लोग खाद्य श्रृंखला पर चलते हैं। तो एक पिरामिड बनाते हैं, इसमें 3 स्तर हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा स्तर है उपभोक्ता और तीसरा स्तर है अपघटक। ठीक, देखिए ये जो ऐसे बना हुआ है ना ऊपर की तरफ नुकीला, इसका भी अर्थ है उत्पादक ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, उपभोक्ता उससे कम होना चाहिए और अपघटक उससे भी कम होना चाहिए। ये अगर अनबैलेंस हो गया तब भी इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। उत्पादक में क्या है, पेड़, उसको खाएगा कौन, उपभोक्ता। उपभोक्ता में 2 हैं। तो मान लीजिए कि अगर हिरन ज़्यादा हो जाए या बकरी ज़्यादा हो जाए, पेड़ ही कम हो जाए, तब क्या स्थिति होगी, स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा हमारा। तो ये जो सीरीज है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम ये होना चाहिए, उससे कम ये होना चाहिए, ये खाद्य श्रृंखला है। तो ये दर्शाता है कि ये चीज़ें जो है पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब जैव विविधता इसीलिए भी ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग जैव विविधता की बात करते हैं और बहुत सारे जीवों के संरक्षण के लिए हमने प्रयास किए हैं। इसको इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आज की क्लास में नहीं पढ़ें, लेकिन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब इकोसिस्टम समझ में आया। अब इस इकोसिस्टम में जैसे हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे गांव अलग अलग हैं, उसी तरह से इस इकोसिस्टम के भी कई सारे उदाहरण हैं। वन एक उदाहरण है, वन का एक अलग इकोसिस्टम है। अगर आप समुद्र की बात करें तो उसका एक अपना इकोसिस्टम है, उसके जीवों की संरचना अलग होती है, उसके जीवों का डिपेंडिंग अलग होता है ना। तो समुद्रीय पौधे जो होते हैं उसका भी अलग संरचना होता है। तो समुद्र का एक अलग इकोसिस्टम है, जंगल का अलग इकोसिस्टम है। घास का अगर आप बात करें तो उसका भी एक अलग इकोसिस्टम है। घास में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो आपस में उसका चलता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। चूँकि हम लोग वन की बात कर रहे थे और वन्यजीव की बात कर रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम के निर्माण में वनों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस वनों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो वन है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हो जाने से पृथ्वी पर काम नहीं चलेगा, हमें वन को भी बचाना पड़ेगा, हमें अन्य जीवों को भी बचाना पड़ेगा, हम ही को जिंदा रहने के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम खराब होगा, सारा खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब हम लोगों को वनों का महत्व समझ में आ गया है, तो ज़रा वन के वितरण पर चर्चा कर लेते हैं कि वनों का वितरण किस प्रकार से है, कब कैसे बढ़ता है और कैसे कैसे घटा है और किस तरह से चिंता की स्थिति है। तो हम लोग बात कर रहे थे वनों के विस्तार पर। सबसे पहले हम लोग विदेश से शुरू करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हमारा जो भारत है ना, इसका स्थान वनों के मामले में रैंक क्या है, 10वां। भारत का स्थान क्या है, 10वां है। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षाओं में और हमेशा पूछता ही रहता है।
ये करंट रिपोर्ट भी है, 10वां स्थान है भारत का। तो अब जब कहेंगे सर भारत का स्थान बता ही दिए हैं तो पहला दूसरा भी बता दीजिए। तो लीजिए बता ही देते हैं। पहला स्थान विश्व में वनों के मामले में रूस। रूस में विश्व में सबसे ज़्यादा वन है। तो दूसरा स्थान कनाडा। तीसरा स्थान ब्राज़ील। चौथा स्थान अमेरिका। पांचवा स्थान चीन। इससे ज़्यादा जान के क्या कीजिएगा, इतना काफ़ी है 10th क्लास के लिए। रूस कनाडा मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, रूस में, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद ब्राज़ील में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद चाइना। भारत का स्थान 10वां है। ये याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि परीक्षा में पूछेगा। पहला स्थान वनों के मामले में किसका है, रूस का। बोर्ड परीक्षाओं में इतना हार्ड क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछा जा रहा है जो आपको क्रम सजाने के लिए दे दे, ये तो कमीशन स्तर का हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप याद रख लेते हैं ये 5 क्रम तो आपको जीवन भर काम आएगा। तो रूस, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका, चीन। समस्या ये है कि याद कैसे होगा। इसके लिए एक बड़ा अच्छा ट्रिक बनाए हम कि अभी कोरोना का मामला है, चाइना से उत्पन्न हुआ है, तो सभी देश क्या कर रहा है, रुक बउआ चीन, मतलब कोरोना से हमको निपटने दो, उसके बाद हम तुमको बताते हैं। तो ये जो ट्रिक है आपका ये है रुक बउआ चीन। अब कहेंगे ये क्या हुआ, क्या हुआ, रूस से रूस, क से कनाडा दूसरा स्थान, ब से ब्राज़ील तीसरा स्थान, ऊ यहाँ पे साइलेंट है याद रखिएगा, और आ से अमेरिका चौथा स्थान, और चीन तो चीन ही है। हो गया, ये ट्रिक है, आराम से याद रख सकते हैं। कोरोना में सब देश क्या कर रहा है कि पहले निपटने दो कोरोना से, उसके बाद रुक बउआ चीन तुमको दिखा देंगे हम, है ना। तो ये अच्छा सा ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कि विश्व में किस किस देशों में वनों का विस्तार कैसे है और उसमें भारत का स्थान क्या है। अब जरा बात करते हैं, बहुत विदेशी भ्रमण कर लिए, अपने देश भी आ जाते हैं, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, कब कितना वन था और ये कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, जरा इसके इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट है FAO जो है एक रिपोर्ट बनाया, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक रिपोर्ट जारी किया और इसमें कहा 1948 से बात शुरू करेंगे, 1948 से बात शुरू करते हैं। 1948 में कहा कि वनों, भारत में जो वन है वो है 19.2%। कितना है वनों का विस्तार, 19, देखते रहिए आंकड़ा देखते रहिए आप, 19.2%। अब पिछले क्लास में हम लोग चूँकि पढ़ चुके हैं जल संसाधन में कि किसी भी देश में अच्छा पर्यावरण के लिए कितना वन होना चाहिए, 35%। कितना कम है हमारे पास, बहुत कम, बहुत ज़रूरत है। ये आप तो पहले से याद है, आपको इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। 1948 में 19.2% था। अब आ जाते हैं 1948 में 19.2% नहीं था, 1948 में 4 अरब हेक्टेयर था, हेक्टेयर पर वन विस्तार था। 1948 में क्या था, 4 अरब हेक्टेयर पर वन विस्तार था। अब आते हैं 1963 आते आते क्या हुआ, ये वन घट के कितना हो गया, 3.8 अरब हेक्टेयर, मतलब माइनस में जा रहे हैं हम लोग, डेवलप कर रहे हैं, वन घट रहा है। अब आते हैं 1990 में जब हम लोग पहुँचे तो फिर क्या हुआ, फिर घट गया और ये हो गया घट के 3.4 अरब हेक्टेयर, यानी कि फिर डाउन हो गया। बड़ा चिंता का विषय हुआ, सरकारें बात की, इस पर योजनाएं बनी, इसका असर दिखा सन 2005 में। 2005 का जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें जो भारत में वनों का विस्तार था ये आ गया
3.95 अरब हेक्टेयर, मतलब कुछ जो है कुल मिला के हम लोग फिर से 1947 वाली 1948 वाली स्थिति में पहुंच चुके थे। तो ये तो असर था कि योजनाएं बनी वनों को संरक्षित करने का, है ना। तो ये तो हुआ इस रिपोर्ट की बात। अब इसी क्रम में एक और रिपोर्ट बड़ा प्रासंगिक है, इसको भी देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है इसकी। अब इसमें है FSI का रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये एक संस्था है, क्या करती है? वनों के बारे में रिपोर्ट जारी करती है। कितने दिनों पर रिपोर्ट जारी करती है? प्रत्येक 2 वर्ष पर। याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करती है। कब से जारी कर रही है? 1987 से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये सब, याद रखिए। आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, ये एडवांस है, आप पढ़ रहे हैं उसके लिए। 1987 से रिपोर्ट जारी कर रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करता है। और इसके रिपोर्ट में क्या है तो ये देख लेते हैं। यहाँ बात करेंगे हम 2001 से। 2001 में हमारे पास जितना भूमि था उसके 19.2% पर वन था। कितना था? 19.2% पर। चाहिए 33%, वो तो अलग बात है, अभी तो बहुत पीछे हैं हम लोग। उसके बाद 2005 ईस्वी में जब इसका रिपोर्ट आया, और ये रिपोर्ट था 10वां रिपोर्ट। ये रिपोर्ट था 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर आया, 2005 में 10वां रिपोर्ट पेश हुआ इसका। और इसमें जो इसका वन हो गया, ये हो गया 20.60%। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ऐसे करके कि भारत में वनों का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो 20.60। चूँकि ये 2005 का रिपोर्ट है तो आपकी किताब में यही लिखा हुआ है, इसीलिए यही पूछा जाता है। लेकिन आपको अपडेट रिपोर्ट भी मैं बताऊंगा। और ये जो है, ये जो रिपोर्ट है, ये LIS 3 के द्वारा जो है बनाया गया। अब ये LIS 3 क्या है सर? ये एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे। उपग्रह होता है कि ये इसमें एक सेंसर लगा होता है, उच्च क्वालिटी के कैमरा लगा होता है। एक प्राकृतिक उपग्रह था, एक कृत्रिम उपग्रह था, जो हम लोग छोड़ते हैं बराबर। आप लोग सुनते रहते हैं अखबारों में, टीवी तो देखिए, न्यूज़ में देखते होंगे, नहीं देखते हैं तो देखिए, SST पढ़ने के लिए न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये जो LIS 3 है, ये उपग्रह है, और इस उपग्रह के सहारे वन का जो स्थिति है हमारे देश में, इसके अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है। तो वनों की स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जाता है LIS 3 के द्वारा। इसमें पता चलता है कि कहाँ कितना वन है, तो वो सैटेलाइट से पता कर लेते हैं। वैसे तो बहुत दिक्कत होगा ना ऐसे सर्वे करने में। उसके बाद 2005 हो गया। हम अप टू डेट सर्वे की बात करेंगे। 2019 में इसका सर्वे प्रकाशित हुआ है। ये है 16वां रिपोर्ट, जो आपकी किताब में नहीं है, देख लीजिए। इसमें क्या हुआ, वन जो है अब बढ़ के क्या हो गया, 21.65%। क्या हो गया? 21.65%, माने स्थिति सुधार हो रहा है। ये 2019 का है, 20 में रिपोर्ट नहीं आएगा इसका, 21 में आएगा, तो फिर तब तक आपका परीक्षा बीत चुका रहेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको। कन्फ्यूजन ये है कि परीक्षा में पूछेगा कि वन का विस्तार भारत में स्थिति कितना प्रतिशत है, पूछता ही है, पूछेगा नहीं, पूछता ही है। ऑप्शन में ये जो है 20.60, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो है ना एग्ज़ाम सेंटर अपडेट नहीं रहता है, तो वो किताब से ही उठा के पूछ लेता है। तो अगर अपडेट रहेगा तो ये पूछेगा, और अपडेट नहीं रहेगा तो ये पूछेगा। क्योंकि अगर ये नहीं पूछेगा तो ये ऑप्शन में भी नहीं देगा। तो यदि ऑप्शन में 21.65 यानी 65 रहेगा तो आपका समझ जाना है कि अपडेट रिपोर्ट पूछा है, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहता। लेकिन आप याद रख लीजिए, भारत में वनों का जो विस्तार है, अभी जितना भूमि हमारे पास है उसका 21.65% क्षेत्र में वनों का विस्तार है। और ये जो है इस बार का जो सर्वे हुआ वो रिसोर्स
रिसोर्स 2 रिसोर्स 2 नामक उपग्रह के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये तो था वनों के विस्तार का स्थिति, देश में कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब देश की बात हो ही गई तो थोड़ा सा राज्य की भी बात हो जाए। और जब हम वनों के विस्तार को देखेंगे राज्यों में, तो हम पाएंगे जैसे जल संसाधन और भूमि संसाधन में असमानता थी। हर एक राज्य में अलग अलग जो है मात्रा में भूमि संसाधन और जल संसाधन थी। उसी तरह से वन के मामले में भी बहुत ज़्यादा विविधता है। राज्य की जब हम बात करेंगे तो वन के मामले में सभी राज्यों में वन एक जैसे नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वनों का विस्तार है। वन की बात जब हम करेंगे तो राज्यों के बारे में तो 2 आधार पर करेंगे। एक होगा प्रतिशत के आधार पर और दूसरा होगा क्षेत्रफल के आधार पर। ये भी डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा के आधार पर। चिंता नहीं करना है, मैं ट्रिक बताऊंगा। प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर क्या है, पहला स्थान जिस राज्य का है वो है मिजोरम। मिजोरम पहला स्थान किसका है? मिजोरम, 84.41%। मिजोरम में कितना है? सॉरी 84 नहीं है, 85.41% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश छोड़िए कितना है तो जान के क्या कीजिएगा, आपको क्रम याद रहना चाहिए। तीसरा है मणिपुर में, सॉरी तीसरा है मेघालय। मेघालय, चौथा स्थान है मणिपुर और 5वां स्थान है नागालैंड। प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें, पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर और 5वां नागालैंड। दूसरा अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ पे अलग रिपोर्ट है, वो है पहले स्थान पर हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर इसमें भी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर इसमें छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। चौथे स्थान पर इसमें है उड़ीसा और 5वें स्थान पर है महाराष्ट्र। पहला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है पहला स्थान किसका है वनों के विस्तार में क्षेत्रफल के आधार पर। अब सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन है आपके मन में, ये प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर कैसे हुआ और अलग अलग क्रम कैसे हो गया। जब प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में सबसे ज़्यादा है तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में कैसे हो गया? एक नंबर पे ये भी है, एक नंबर पे ये भी है, दोनों कैसे हो सकता है? एक जंगल में 2 शेर कैसे? आइए जानते हैं। मान लीजिए एक राज्य है ए और दूसरा राज्य है बी। ए राज्य में के पास 100 हेक्टेयर जमीन है और बी राज्य के पास 200 हेक्टेयर जमीन है। तो बी राज्य में 200 हेक्टेयर जमीन है और वन जो है इसमें मान लीजिए कि 90 हेक्टेयर जमीन पर वन है और बी राज्य में 100 हेक्टेयर जमीन पे वन है। अब बताइए आप कि ज़्यादा वन कहाँ है? तो आप कहेंगे सर बी राज्य। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है।
लेकिन अगर प्रतिशत के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आप देख लीजिए 100 हेक्टेयर में 90 हेक्टेयर है, मतलब 90% क्षेत्रफल वन है इसके, और 200 हेक्टेयर जमीन है इसके पास और 100 पे ही वन है, यानी कि 50% इसके पास जितना जमीन है उसके 50% पर ही वन है। तो जब मैं कहूँगा कि वन कहाँ ज़्यादा है तो राज्य बी में, लेकिन जब हम कहेंगे किस राज्य में ज़्यादा प्रतिशत वन है तब आंसर क्या होगा, इसमें 90% ज़मीन पे वन है, तब आंसर होगा ए। आशा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रतिशत के आधार पर कैसे रैंक बदल रहा है और क्षेत्रफल के आधार पर कैसे रैंक बदल रहा है। अब एक समस्या है कि याद कैसे होगा, तो इसमें भी कुछ ट्रिक है तो बता दीजिए। तो याद होगा इसका जो क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर इसको याद कर लीजिए, MA माँ मेमना, मतलब बच्चा, मेमना मेमना मतलब भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ के बच्चे को देखकर बच्चा चिल्लाया माँ मेमना, है ना, तो ये आपका ट्रिक हो गया, है ना, ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक कैसे हुआ, M से मिजोरम, A से अरुणाचल प्रदेश, मे से मेघालय, म से मणिपुर और न से नागालैंड। ओके, क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसमें क्या ट्रिक है, इसमें क्या ट्रिक है, इसमें आप सिंपल याद कर लीजिए कि मैं अरुणा और छत्तीस, ये नाम है, छत्तीस उड़ीसा और महाराष्ट्र जाएंगे, उड़ीसा और महाराष्ट्र जाएंगे। कौन कौन जाएंगे, मैं, अरुण और छत्तीस कहाँ जाएंगे, उड़ीसा और महाराष्ट्र। मैं मतलब मध्य प्रदेश, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, छत्तीस मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो उड़ीसा है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, और कुछ नहीं है, ये सब कैंसिल। तो ये आपका ट्रिक हो गया क्षेत्रफल के आधार पर याद करने का। क्या याद करेंगे, मैं, अरुणा और, देखिए आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 36 पहले नहीं आ जाएगा, अरुणा बाद में नहीं आएगा। मैं, अरुणा और 36 उड़ीसा और महाराष्ट्र जाएंगे। तो ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर एम मेमना, माँ मेमना, ये ट्रिक हो गया। ये था भारत में वनों की स्थिति विस्तार, प्रत्येक राज्यों में इसका कैसे कैसे है। अब चर्चा करते हैं वनों के प्रकार पर। अब चर्चा करते हैं वनों के प्रकार पर। तो सघनता के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया। इसमें पहला भाग है अति सघन वन। सघनता के मतलब घनिष्ठता के आधार पर, मतलब कितना सघन है, कितना कंजस्टेड है, इसके आधार पर वन को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। और इसमें पहला जो है वो है अति सघन वन। अति सघन वन, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, नाम से स्पष्ट है अति सघन वन। तो इस वनों में सघनता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि कभी कभी क्या, हमेशा सूर्य का प्रकाश तक इस वनों में प्रवेश नहीं कर पाता है। दिन में भी रात जैसी स्थिति होती है, मतलब कितना खतरनाक होगा समझ लीजिए। और इसमें जो सघनता है ना वो 70% होता है, मतलब भूमि जितना है ना उसमें 70% क्षेत्र पे वन ही ठूसा हुआ है। तो 70% इसका सघनता होता है। और इस तरह के वनों का विस्तार अगर आप भारत के मैप में जाएंगे तो पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, ऐसे करके अगर हम बनाएं तो ये जो ऐसे क्षेत्र है, ये वाला बहुत अच्छा मैप नहीं बना है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर, इस क्षेत्रों में सिक्किम
और असम को छोड़ करके जितने भी पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उसमें इसी तरह के वनों का विस्तार है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है ना, ये वनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर वन है। तो सिक्किम और असम को याद रखिएगा, सिक्किम और असम को छोड़ करके जितने भी पूर्वोत्तर का राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जितने भी हैं वो उसमें क्या है, अति सघन वन है। चलिए, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं। दूसरा है आपका सघन वन। सघन वन, सघन वन क्या है? इसमें जो वनों का जो वो है सघनता, वो 40 से 60% के आसपास है। 40 से 60%, ये इसके अपेक्षाकृत कम घना होता है। और इस तरह के वनों का विस्तार आपका जो है, ये भारत का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ऐसे करके, ऐसे बना नहीं ठीक से, बहुत बोर्ड छोटा पड़ रहा है। तो ये ऊपर आप चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह क्षेत्र में, सिक्किम के थोड़ा सा भाग में है ये वाला जो सघन वन है, ये इस वाले क्षेत्र में है। थोड़ा सा आप मैप निकाल कर देखेंगे, और यानी तो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा मैप। तो ये सिक्किम वाले क्षेत्र में है। तो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो इन वाले क्षेत्रों में इस सघन वन का विस्तार है। अब तीसरा जो है इसमें वन, वो है खुले वन। खुले वन, और इसमें है, इसका सघनता कितना है, 10 से 40%। मतलब जितना जमीन है उसमें 10 से 40% पर ही वन यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये खुले वन है, ये बहुत कम सघन होते हैं सामान्य तौर पर। और इस तरह के जो वनों का विस्तार है, ये है साउथ इंडिया में, इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इस वाले क्षेत्रों में इस वनों का विस्तार है। तो ये आप मैप आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और उसके बाद चौथा जो है वो है वन नहीं है, उसको कहेंगे झाड़ियाँ। झाड़ियाँ मतलब झाड़ झुरमुट है, पेड़ पौधे के नाम पे कुछ है ही नहीं, छोटा छोटा झाड़ झुरमुट कहीं है तो उसको झाड़ियों में रख लिया गया। इसमें जो है 10% से कम सघनता है। और इस तरह के वन ज़्यादातर राजस्थान में, बिहार में वन है ही नहीं, यूपी में, ठीक है। तो इन वाले मैदानी वाले भागों में जहाँ खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ वन नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह के वन, झाड़ियों वाला वन जो है पाया जाता है। हमारे यहाँ तो वन है ही नहीं बिहार में, है ना। और पांचवा जो इसका है वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये जो है, ये जो समुद्र तटीय वाला क्षेत्र है, इधर तो समुद्र है ना पूरा मैप में, तो ये जो तटीय किनारे वाला भारत का जो क्षेत्र है, इस तटीय किनारे किनारे एक वन है, वो वन क्या कहलाता है, मैंग्रोव वन कहलाता है। ये अलग किस्म का वन होता है। और इस मैंग्रोव वन में भी भारत में जो विस्तार है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है ना, तो सुंदरबन में इसका 50%, मैंग्रोव वन का 50% वन जो है सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन में है। सुंदरबन की हम लोग चर्चा करेंगे जब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ पे सुंदरी नामक जो पौधा है, पौधा ही कह सकते हैं उसको, उसका बहुत ज़्यादा अधिकता है। ये क्या होता है, एक लता की तरह होता है, आपस में वो गुथा हुआ रहता है, और ये मृदा अपरदन को रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक है। मतलब इस तरह से एक जाल की तरह बना दिया गया है कि नदियाँ यहाँ पे जब शामिल होती है समुद्र में, तो वो वहाँ पे मृदा अपरदन को रोकने का काम करती है सुंदरबन। और उसी सुंदरी की नामक पेड़ के कारण जो है इस वन का नाम सुंदरबन पड़ा है। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा में नहीं भले ही करें, लेकिन अगली कक्षा में जरूर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, वनों के प्रकार तक। अगले दिनों जब भी हम मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे वनों के संरक्षण के बारे में, वन किस तरह से समाप्त किए जा रहे हैं और उसका क्या नुकसान होगा, वनों का संरक्षण कैसे करेंगे। और फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वन्य जीव प्राणी, तो वन नहीं रहेगा तो वन्य जीव कैसे बचेगा, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वन्य जीव के लिए क्या क्या हुआ, वनों का जो वनों का एक और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें, प्रशासनिक आधार पर वनों का कैसे बांटा गया है और उसके लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की गई है, रेड डाटा बुक क्या है, विलुप्त होने वाली प्रजातियां क्या है, इन सभी तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं अगले क्लास में। आज की इस कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग अध्ययन कीजिए
और आपको अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अधिक और बहुत ही अच्छा क्लास मिलने वाला है, एसएसटी का भी और सभी विषयों का। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। फिलहाल आज की जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।